बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। इसके सीने से जख्म से गोली निकाल दी थी, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसके बचने का ज्यादा चांस नहीं है। खून बहुत ज्यादा बह चुका था। बहरहाल मैं तेज सिंह से अपनी रकम लेकर सुबह 10 बजे के करीब वहाँ से आ गया था। इसके बाद का मुझे कुछ इल्म नहीं, लेकिन तुम वो वहशत ज़दा सी नजरों से मेरी तरफ देखने लगा। मेरा तो ख्याल था कि अगर तुम जिंदा बच भी गए तो कई हफ्तों तक अस्पताल के बिस्तर से नहीं उठ सकोगे, लेकिन तुम्हें तेज सिंह ने ये नहीं बताया था कि वो दोनों भाई 2 मरतबा गधों की तरह मुझसे पिट चुके हैं। मैंने कहा, बहरहाल वो लोग इस वक्त कहाँ हैं और रूपमती के साथ उन्होंने क्या सलूक किया है। रूपमती को बांध कर एक कमरे में डाल दिया गया था। दरमेश की तरफ से मुतमिन होने के बाद ही तेज सिंह इसके बारे में कोई फैसला करेगा, लेकिन अगर दरमेश मर गया तो तेज सिंह रूपमती को भी अज़ियतें देकर हलाक कर देगा। ऐसा वक्त आने से पहले ही मैं तेज सिंह को खत्म कर दूंगा। मैंने इसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, वो लोग कहाँ हैं ये मैं नहीं बताऊंगा। सूरजभान सिंह ने जवाब दिया, तेज सिंह को पता चल जाएगा कि तुम मुझे अगवा करके लाए हो। वो इस हवेली की ईंट से ईंट बजा देगा। इसे ऐसा मौका नहीं मिलेगा। मैंने कहा, इसका ठिकाना बताओ। तुम मेरी ये बोटियां नोच दो तो भी मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। सूरजभान सिंह ने ठोस लहजे में जवाब दिया, नहीं, मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा, लेकिन मेरे पास ऐसे तरीके भी हैं कि तुम खुद ही जुबान खोल दोगे और फर बोलने लगोगे। मैंने कहा और इधर उधर देखने लगा, और फिर 15-20 मिनट के अंदर अंदर मैंने वो इंतजाम कर लिया जिसकी मुझे जरूरत थी। सूरजभान सिंह को एक चारपाई पर लिटाकर बांध दिया गया। इसका कुर्ता मैंने उतरवा लिया था। चारपाई से 5-6 फुट ऊपर एक डंडा बांधकर इसमें फ्रिज का ठंडा पानी और बर्फ डाल दी। डिब्बे के पैंदे में एक सुराख कर दिया ताकि कतरा कतरा पानी टपकता रहे। सूरजभान सिंह वहशत ज़दा सी नजरों से बारी बारी हम तीनों की तरफ देख रहा था। कभी वो ऊपर लटके हुए डिब्बे को देखने लगता था। इसके हाथ पैर इस तरह बंधे हुए थे कि वो अपनी जगह से हरकत नहीं कर सकता था। मैंने दीवान सिंह को इशारा किया। इसने डिब्बे के पैंदे के सुराख में फंसी हुई कपड़े की चुंदिया निकाल दी। ठंडे पानी के कतरे सूरजभान सिंह के सीने पर गिरने लगे। मैंने दीवान सिंह की मदद से चारपाई को इससे हिलाकर इस तरह सेट किया कि पानी के कतरे अब भान सिंह के सीने पर ऐन दिल के मुकाम पर टपक रहे थे। मैंने वादा किया था कि तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा। मैंने सूरजभान सिंह की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन इसके ये कतरे चंद मिनट बाद ही तुम्हें चीखने पर मजबूर कर देंगे। सूरजभान सिंह की आंखों में वहशत सी भर गई। इसने मुंदरी को इशारा किया और हम हाल में आ गए। जानकी पहले ही किचन में जा चुकी थी। इसे शायद चाय की तलब थी। कुछ देर बाद वो हम सब के लिए चाय बनाकर ले आई। दीवान सिंह कालीन पर आलती पालती मारकर बैठ गया था। एक बात कहूँ हुक्म, बुरा तो नहीं मानोगे? मान सिंह ने कहा। हाँ बोलो। मैंने सवालिया निगाहों से इसकी तरफ देखा। सूरजभान सिंह को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। पानी के कतरे इसका क्या बिगाड़ लेंगे? इसे तो मेरे मरे तारा सिंह के हवाले कर दो। हम गैराज में ले जाकर सब कुछ उगलवा लेंगे। दीवान सिंह ने कहा। सिर्फ आधा घंटा, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अगर मेरी ये तरकीब नाकाम हो गई तो फिर मैं इसे तुम्हारे हवाले कर दूंगा। देख लो हुक्म, दीवान सिंह बोला। लाता के भूत ऐसे नहीं मानते। एक मर्तबा आजमा तो लो, सब्र कर लो चंद मिनट। मैंने कहा, और फिर आधा घंटा पूरा होने से पहले ही सिंह की चीखों की आवाज सुनाई देने लगी। मैंने मुस्कुराकर मान सिंह की तरफ देखा और फिर हम सब हाल से उठकर इस तरफ आ गए। चारपाई पर बंधा हुआ सूरजभान सिंह कसमसाते हुए खौफ से इसका चेहरा पीला हो रहा था और वो रह कर चीखें भी मार रहा था। अभी तो सिर्फ इब्तदा हुई है। देखते हुए कहा, कतरा कतरा टपकने वाला ये पानी तुम्हारे सीने में सुराख कर देगा और फिर पानी के ये कतरे बराह रास्त तुम्हारे दिल पर पड़ेंगे और दिल में भी सुराख कर देंगे। इस वक्त तक शायद तुम जिंदा नहीं रह सकोगे। नहीं, वो चीखा, तुम ये नहीं कर सकते। मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा, मैंने जवाब दिया। लेकिन तुम इस अजियत से बचना चाहते हो तो? नहीं, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। तेज सिंह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो फिर चीखा। ठीक है, मैंने कंधे उचका दिए। आराम से लेटे रहो, मैं तो तुम्हें कुछ भी नहीं कह रहा। मैं एक कुर्सी पर बैठ गया। मुंदरी और दीवान सिंह भी एक तरफ खड़े हैरत से सूरजभान सिंह की तरफ देख रहे थे। पानी के कतरे से वक्फे से टपक रहे थे। एक ही जगह टपकने वाला पानी का हर कतरा इसके जिस्म में एक झटका सा पैदा कर देता, लेकिन वो चारपाई पर इस तरह बंधा हुआ था कि अपनी जगह से 1 इंच भी हरकत नहीं कर सकता था। सूरजभान सिंह ने सख्ती से दांत बेंच रखे थे। वो हमारे सामने अपने आप को बुज़दिल जाहिर नहीं करना चाहते
चाहता था, लेकिन इसकी ये कैफियत चंद मिनट से ज्यादा बरकरार नहीं रह सकी और वो एक बार फिर चीखने लगा। पानी दुनिया की नरम तरीन शय है, लेकिन ये संगलाख चट्टानों में भी सुराख कर देने की ताकत रखता है। इंसान तो गोश्त पोस्त का बना हुआ है। मुझे खोल दो, वो चीखा। बब बताता हूँ। गुड। मैं मुस्कुराते हुए कुर्सी से उठकर चारपाई के करीब आ गया और ऊपर रस्सियों की मदद से लटका हुआ डिब्बा एक तरफ हटा दिया। हाँ, अब शुरू हो जाओ, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मैंने कहा। वो गणेशगढ़ में है। रूपमती भी वहीं, सूरज भान सिंह ने जवाब दिया। गणेशगढ़ में किस जगह? मैंने सवाल किया और सिंह को करीब बुला लिया ताकि वो इसका बताया हुआ पता समझ सके। सूरज भान सिंह चंद लम्हे खामोश रहा, फिर इस मकान का पता बताने लगा जहाँ तेज सिंह पनाह लिए हुए था। ठीक है, मैंने कहा और दीवान सिंह की तरफ देखते हुए बोला, तारा सिंह को अंदर बुला लो और इसके हाथ पैर बांध कर गैराज या किसी सर्वेंट क्वार्टर में डाल दो। और फिर चंद मिनट बाद ही सूरज भान सिंह को पैर हाथ बांध कर एक सर्वेंट क्वार्टर में डाल दिया गया। वो कमरा बिल्कुल खाली था और इस बात का भी ख्याल रखा गया था कि वो अपनी बंदिशें ना खोल सके। हाल में आने के थोड़ी ही देर बाद फोन की घंटी बजी। मुंदरी ने रिसीवर उठा लिया। वो 1 मिनट तक किसी से बात करती रही, फिर रिसीवर मेरी तरफ बढ़ा दिया। वो ठाकर बानोद सिंह था। हेलो हिम्मत सिंह, इसकी आवाज मेरी समाज से टकराई। इससे मेरा नाम हिम्मत सिंह ही बताया गया था। मैंने तेज सिंह के ठिकाने का पता लगा लिया है, गणेशगढ़ में, मैंने कहा। ओह, ठाकर के लहजे में हैरत थी। तो तुम भी? हाँ, मैं भी। हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा था। मैंने इसकी बात कता करते हुए कहा, बेहतर होगा कि तुम भी यहाँ आ जाओ ताकि हम जल्दी से जल्द कोई कदम उठा सके। मैं आधे घंटे में पहुँच रहा हूँ, ठाकर बानोद सिंह ने जवाब दिया और लाइन बेजान हो गई। मैंने भी रिसीवर रख दिया और जानकी की तरफ देखते हुए बोला, ठाकर बानोद सिंह ने भी तेज सिंह के ठिकाने का पता चला लिया है। वो आधे घंटे में यहाँ पहुँच रहा है और फिर हम गणेशगढ़ की तरफ रवाना हो जाएंगे। मैं दीवान सिंह से गणेशगढ़ के बारे में पूछने लगा। मेरा ख्याल था कि ये किसी कस्बे या आबादी का नाम होगा, लेकिन गणेशगढ़ शहर के शुमाल मशरक में चंद किलोमीटर के फासले पर एक पहाड़ी थी जिस पर एक पुराना किला और गणेश देवता का एक छोटा सा मंदिर भी था। इस पहाड़ी तक पहुंचने के लिए राजाओं के मरगट के पास से गुजरना पड़ेगा। ये एक तारीखी शमशान भूमि है। जिस जगह किसी राजा की चिता जलाई गई वहीं इसकी यादगार तामीर कर दी गई। गणेशगढ़ में कोई बाकायदा आबादी तो थी नहीं। पहाड़ियों पर इधर उधर कदीम इमारतें बिखरी हुई थी। बहुत सी इमारतें खंडर बन चुकी थी। अलबत्ता कहीं कहीं बाज ऐसी इमारतें थी जहां अब भी दौलतमंदों की रिहाइश थी और तेज सिंह ऐसी ही किसी इमारत में छुपा बैठा था। ठाकर बानोद सिंह तकरीबन 40 मिनट बाद पहुंचा था। हम तकरीबन आधा घंटा प्रोग्राम बनाते रहे और फिर रवानगी के लिए तैयार हो गए। मैंने सिर्फ दीवान सिंह को साथ लिया था। जानकी भी हमारे साथ होली थी। ठाकर जीप पर आया था, वो ड्राइविंग सीट पर था। मैं इसके साथ बैठ गया। जानकी और दीवान सिंह पिछली सीटों पर बैठ गए। बगैर हुड के जीप थी और हम आसानी से चारों तरफ देख सकते थे। रूपमती वाला पिस्तौल मेरे पास था। जो रिवाल्वर मैं तेज सिंह के घर से उठाकर लाया था वो मैंने जानकी को दे दिया था। जानकी भी इस वक्त जीन्स और टी शर्ट पहने हुए थी और रिवाल्वर इसने पीछे कमर में पर जीन्स की बेल्ट में उड़स रखा था। जीप आदर्श नगर से निकलकर मुख्तलिफ सड़कों पर दौड़ती हुई अजमेरी गेट की तरफ आ गई। इस वक्त 10 भी नहीं बजे थे। बाजारों में गहमा गहमी थी। शहर से निकलते ही वीराना शुरू हो गया था। सड़क के दोनों तरफ छोटे छोटे पहाड़ी टीले थे जो आगे जाकर बतदरीज बुलंद होते चले गए और तंग सी सड़क इन पहाड़ियों में बतदरीज बल खाती हुई जा रही थी। अब मैं समझ गया कि ठाकर बानोद सिंह जीप लेकर क्यों आया था। सड़क बहुत तंग थी, निहायत खतरनाक और तंग मोड़ थे। कोई बड़ी गाड़ी तो इस तरफ आ ही नहीं सकती थी और पजारो या मर्सिडीज जैसी नाजुक मजाज गाड़ियों का भी इस पहाड़ी सड़क पर चलना मुमकिन नहीं था। इन पहाड़ियों में कहीं कहीं दाएं बाएं तंग से रास्ते निकलते थे। कई किलोमीटर का फासला तय करने के बाद ठाकर ने एक जगह जीप रोक ली और तारीकी में इधर उधर देखने लगा। महाराजों का कब्रिस्तान बहुत पीछे रह गया था और अब पहाड़ियों में ये तंग सी सड़क निहारगढ़ किला तक चली गई थी जो यहाँ से मजीद कई किलोमीटर आगे था। मेरे आदमी ने बताया था कि इस रास्ते के मोड़ पर वाकया चट्टान पर गणेश की अधूरी मूर्ति खुदी हुई है। वो एक बार फिर इधर उधर देखते हुए बोला, लेकिन अभी तक ऐसी कोई चट्टान नजर नहीं आई। हम गलत रास्ते पर तो नहीं निकल आए? वो चट्टान से आगे है। हुक्म। पिछली सीट पर बैठे हुए दीवान सिंह ने किसी कदर आगे झुकते हुए सूरज भान सिंह ने भी यही निशानी बताई थी। जीप एक बार फिर हरकत में आ गई। इस मर्तबा रफ्तार बहुत हल्की थी। तकरीबन निसफ किलोमीटर का फासला तय करने के बाद जीप एक बार फिर रुक गई। चंद गज आगे बाएं
तरफ चट्टानों में एक तंग सा रास्ता था और बिल्कुल सामने वाली चट्टान पर हाथी के चेहरे वाली मूर्ति उबारने की कोशिश की गई थी, इसी वजह से अधूरी छोड़ दी गई थी। इसी रास्ते पर मोड़ लो हुक्म, दीवान सिंह ने कहा। जीप एक बार फिर हरकत में आकर इस तंग सी रास्ते पर मुड़ गई। थोड़े ही फासला तय करने के बाद बाएं तरफ चट्टान पर किसी कदीम इमारत के खंडर दिखाई दिए। रात में वो खंडर बड़ा पुरअसरार तासर दे रहे थे। जीप को इधर ही कहीं रोक लो हुक्म, दीवान सिंह ने कहा। सूरज भान सिंह ने जो निशानियां बताई थी, इनके मुताबिक अब वो इमारत ज्यादा दूर नहीं है और जीप को ले जाना खतरनाक होगा। हेडलैंप्स की रोशनी या इंजन की आवाज सुनकर वो लोग होशियार हो जाएंगे। दीवान सिंह ने अक्लमंदी की बात की थी। ठाकर जीप की रफ्तार मजीद कम कर दी और मुतजस्सिस नजरों से इधर उधर देखने लगा और फिर इसने जीप दाएं तरफ एक और तंग से रास्ते पर मोड़ दी जो कद आवर झाड़ियों से अट्टा पड़ा था। चंद गज आगे ले जाकर ठाकुर ने जीप रोक ली और इंजन बंद करके हेडलैंप्स भी बुझा दिए। हम जीप से उतरकर इस रास्ते पर वापस आ गए और चंद गज का फासला तय करके एक पहाड़ी पर चढ़ने लगे। तंग रास्ता बहुत ही मुश्किल था। तकरीबन 100 फुट की बुलंदी तक अमूदी चढ़ाई चढ़ते हुए जान की बुरी तरह थक गई थी। आगे चट्टान एक मुस्ता मैदान की तरह दूर तक फैली हुई थी और तकरीबन 200 गज आगे एक इमारत का हेबला दिखाई दे रहा था। इस इमारत की किसी खिड़की से जर्द रोशनी झलक रही थी। इस इमारत तक पहुंचने का रास्ता चट्टान की दूसरी तरफ से था, जबकि हम शॉर्टकट करके आए थे। इन खाकस्तरी पहाड़ियों पर ऊंचे दरख्त नहीं थे, कहीं कद आवर किसी किस्म के कांटेदार पौधे थे। झाड़ियां बकसरत थी जो पानी न मिलने की वजह से सूख गई थी। चंद गज आगे बढ़कर हम रुक गए। कुछ देर इसका जायजा लेते रहे, फिर 3 हिस्सों में बांट गए। दीवान वहीं रोक दिया गया था। ठाकर बनोत सिंह दाएं तरफ और जानकी बाएं तरफ से इमारत की तरफ बढ़ने लगी। चांदनी में ये इमारत खासी पुरअसरार लग रही थी। इमारत के गिर्द यकीनन ऊंची चारदीवारी भी रही होगी। हवादत से जमाना ने इसे जमीन बोझ कर दिया था। अलबत्ता कहीं कहीं इस चारदीवारी के आसार नजर आ रहे थे। कहीं कहीं ये दीवार 5-6 फुट लंबी और 2-2.5 फुट तक ऊंची थी। मैं जानकी के साथ संभल कर चलता हुआ काफी आगे निकल गया और टूटी हुई दीवार की आड़ में बैठकर इमारत की तरफ देखने लगा। सामने के रुख से ये इमारत हवेली की तरह लगती थी और इसके कई हिस्से शिकस्ता थे। इस तरफ भी एक कमरे की खिड़की से जर्द और मध्यम सी रोशनी नजर आ रही थी और फिर मैं एक आदमी को इस कमरे में एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हुए देखकर चौंक गया। वो तेज सिंह नहीं था। मुझे सूरज भान सिंह की बात याद आ गई। इसने बताया था कि लाला रंजीत नाम का एक बदमाश भी तेज सिंह के साथ था और वो शहर से किसी डॉक्टर को भी लेकर आया हुआ था। हो सकता है कि वो इन दोनों में से कोई हो। मैं जरा सा ऊपर उचक कर इधर उधर देखने लगा। हवेली के मरकजी दरवाजे के सामने किसी जमाने में पोर्च भी रहा होगा, लेकिन अब वो गायब हो चुका था। अलबत्ता थोड़े थोड़े फासले पर 2 सुतून नजर आ रहे थे। एक सुतून आधे के करीब टूट चुका था। सामने काफी वसी मैदान था जहाँ तकरीबन वस्त में 4-5 दरख्तों का एक झुंड दिखाई दे रहा था और इस झुंड के नीचे 2 गाड़ियां भी नजर आ रही थी। एक तो जीप थी और दूसरी कार। जानकी तुम यहीं रुको, मैं अंदर जा रहा हूँ। मैंने जानकी की तरफ देखते हुए सरगोशी की और दीवार की आड़ से निकलकर झुकता हुआ आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। हवेली के करीब पहुंचकर मैं दीवार के साथ चिपक गया और मरकजी दरवाजे की तरफ सरकता रहा। रोशन खिड़की के सामने से गुजरते हुए मैंने अंदर झांका। कमरा खाली था। फर्श पर एक पेट्रोमैक्स रखा हुआ था जिसकी रोशनी कमरे में फैली हुई थी। दाएं तरफ अंदर की जानब एक और दरवाजा दिखाई दिया जो खुला हुआ था। मैं खिड़की से आगे बढ़ गया। हवेली के मरकजी दरवाजे में दाखिल होकर मैं दाएं तरफ मुड़ गया। ये मेहराबी दरवाजा बहुत ऊंचा था मगर इसमें चौखट और पट नहीं थे, सिर्फ एक रास्ता सा रह गया था। मैं अभी चंद ही कदम आगे बढ़ा था कि एक आहट सुनकर मैं तेजी से बाएं तरफ एक और दरवाजे में घुस गया और दबे कदमों आगे बढ़ता रहा। इस कमरे में गहरी तारीकी थी। मैं दीवार का सहारा लेकर आगे बढ़ता गया। मैं मुख्तलिफ कमरों से गुजरता हुआ एक ऐसे कमरे में पहुंच गया जहां सामने वाली दीवार में एक छोटी सी खिड़की में रोशनी नजर आ रही थी। मैं दबे कदमों चलता हुआ खिड़की के करीब पहुंच गया और झांक कर दूसरी तरफ देखने लगा और इसके साथ ही मुझे चौंक जाना पड़ा। दूसरा कमरा बहुत वसी और अरीज था। इस कमरे में भी कहीं पेट्रोमैक्स जल रहा था जिसकी रोशनी कमरे में भरी हुई थी। सामने वाली दीवार के साथ फर्श पर बिस्तर बिछे हुए थे। एक तरफ पानी का मटका भी रखा हुआ था जिसके ढकने पर गिलास औंधा पड़ा हुआ था। एक बिस्तर पर दरमेश पड़ा हुआ था। इसके बरहना सीने पर पट्टी बंधी हुई थी जो खून से तर हो रही थी। दरमेश एड़ियां रगड़ रहा था और इसके चेहरे पर बेपनाह करब और अजियत
अजमियत के तासरात थे। तेज सिंह इसके करीब बैठा हुआ था। इसने दरमेश का एक हाथ पकड़ रखा था। दूसरी तरफ पैंट शर्ट वाला एक आदमी बैठा हुआ था। इसके हाथ में स्टेथोस्कोप था। वो बार बार दरमेश के दिल की धड़कनें चेक कर रहा था। एक हट्टा कट्टा आदमी दरवाजे के करीब खड़ा था। वो लाला रंजीत था। इसे बचा लो डॉक्टर, मेरे मुन्ना को बचा लो, तेज सिंह ने चीख कर कहा। अगर ये मर गया तो मैं तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। डॉक्टर का चेहरा धुआं हो गया। इसने करीब पड़े हुए बैग में से सिरिंज निकाली और इंजेक्शन तैयार करने लगा। इस दौरान में दरमेश बुरी तरह तड़पने लगा। तेज सिंह इसे काबू में करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो किसी भी तरह काबू में नहीं आ रहा था। और फिर दरमेश का जिस्म तख्ते की तरह अकड़ गया। इसने 2-3 झटके लिए और फिर इसका जिस्म एकदम ढीला पड़ गया। इसकी गर्दन एक तरफ ढलक गई और बिल्कुल बेहिस्सो हरकत हो गया। मुन्ना, होश में आ मुन्ना, तेज सिंह चीखा। डॉक्टर ने सिरिंज एक तरफ रख दी और स्टेथोस्कोप से इसके दिल की धड़कनें चेक करने लगा। इसकी नब्ज चेक की, गले की एक नस पर उंगली रखकर देखी और फिर मायूसी से सर हिलाता हुआ उठकर खड़ा हो गया। अब हम इसकी कोई मदद नहीं कर सकते। इसने गहरा सांस लेते हुए कहा, ये हमसे बहुत दूर जा चुका है। नहीं, मेरा मुन्ना नहीं मर सकता, तेज सिंह चीखा। इसने दरमेश को कंधों से पकड़कर झंझोड़ डाला। होश में आ मुन्ना, आंखें खोल, तू बोलता क्यों नहीं मुन्ना? मरने वाले बोला नहीं करते तेज सिंह, मैंने पिस्तौल वाला हाथ खिड़की में रखते हुए कहा। तेज सिंह एकदम सीधा हो गया। इसने बड़ी फुर्ती से खड़े होकर अपनी जेब की तरफ हाथ बढ़ाया था, लेकिन मेरी गुर्राहट सुनकर इसका हाथ वहीं रुक गया। नहीं तेज सिंह, तुम कोई हरकत नहीं करोगे। मैंने कहा, इस हवेली को चारों तरफ से घेरा जा चुका है। बेहतर है अपने आप को हमारे हवाले कर दो। तुम्हारी मौत ही तुम्हें यहाँ खींच लाई है कुत्ते। तेज सिंह ने दांत कचकचाते, मेरा मुन्ना मर गया, तू भी बचकर नहीं जा सकेगा। मैं कोई जवाब देना चाहता था, लेकिन अपने अकब में हल्की सी आहट सुनकर चौंक गया। मैं तेजी से पीछे मुड़ा, लेकिन मुझे देर हो चुकी थी। मेरे दाएं कंधे पर लगने वाली जरब बड़ी जोरदार थी। मैं बेइख्तियार कर्रा उठा। पिस्तौल भी मेरे हाथ से निकलकर खिड़की के दूसरी तरफ गिर गया था। मैं तेजी से वापस मुड़ा। एक और जरब मेरे इसी कंधे पर सामने की तरफ से लगी। मुझे यूं लगा जैसे हड्डी क्रैक हो गई हो। जरब बहुत शदीद थी। इस कमरे में तारीकी की वजह से मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था और फिर मैं इस अचानक हमले से बदहवास भी हो गया था। दूसरी जरब लगने के बाद मैंने अपने आप को संभाल लिया। खिड़की से आने वाली मध्यम सी रोशनी में मुझे वो इंसानी हमला दिखाई दे गया जो एक बार फिर मुझ पर हमला करने के लिए पर तोल रहा था। इसके हाथ में तकरीबन 2 फुट लंबा सरिया था और इस सरिये से इसने मेरे कंधे पर जरबें लगाई थी और अब तीसरी बार हमला करने के लिए इसने हाथ ऊपर उठाया था। मैंने इसका ये बार हाथ पर रोका और सरिये पर गिरफ्त जमाकर जोरदार झटका दिया। वो शख्स लड़खड़ाकर आगे आ गया। इसका सर दीवार से टकराया। वो कर्रा उठा, लेकिन वो फौरन संभल कर सीधा हो गया। सरिये पर इसकी गिरफ्त अब भी कायम थी। मैंने इसे एक और झटका दिया, लेकिन वो अपनी जगह कायम रहा। इसका कद 6 फुट से निकलता हुआ था। जिस्म भी कदरे भारी भरकम था। मैंने अंदाजा लगा लिया कि इसमें गैंडे की सी ताकत भरी हुई थी। एक लम्हे को इसका चेहरा खिड़की की रोशनी में आया था। पहले तो मैं यही समझता रहा कि वो लाला रंजीत था जो दूसरे कमरे से निकलकर खामोशी से इस तरफ आ गया था, लेकिन वो लाला रंजीत नहीं, कोई और था। मैंने एक बार फिर झटका देकर इसे इस जगह से हिलाने की कोशिश की, मगर कामयाब नहीं हो सका। वो स्टोन की तरह अपनी जगह पर गड़ा रहा। मैंने खड़े खड़े उछलकर इसके पहलू पर राइट किक लगाई, लेकिन लगता था इस पर इस किक का कोई असर नहीं हुआ था। या तो इसका जिस्म ही पत्थर की तरह सख्त था या फिर मेरी किक जोरदार नहीं थी। मैं एक बार फिर अपनी जगह से उछला। दूसरी किक कुछ कारआमद साबित हुई। वो अपनी जगह से हिल गया। इसके साथ ही इसके मुंह से कराह सी खारिज हुई थी। लोहे का सरिया अब भी हम दोनों के बीच में 2-2.5 फुट के फासले का बायस बना हुआ था। सरिये पर हम दोनों की गिरफ्त थी। मैंने आगे की तरफ जोरदार झटका देकर सरिये से गिरफ्त हटा ली। वो अपनी झोंक में आगे झुक गया और इस मर्तबा मैंने पहले से ज्यादा फुर्ती का मुजाहरा करते हुए एक जोरदार किक लगा दी। वो लड़खड़ाकर पहलू के बल गिरा, लेकिन इसने उठते ही सरिये को दोनों हाथों में पकड़कर हमला किया। मैंने एक तरफ झुककर अपने आप को बचा लिया। इसने दूसरा हमला किया। मैं इस मर्तबा भी अपने आप को बचा गया था, लेकिन तीसरा मर्तबा कामयाब नहीं हो सका। सरिये का वार मेरे कूल्हे पर लगा, जिसे मैं बर्दाश्त कर गया। अगर ये वार किसी और जगह पर पड़ता तो हड्डी टूट चुकी होती। मैं लड़खड़ाकर सामने वाली
वाली दीवार से टकराया और इसके साथ ही लाशौरी तौर पर मैंने एक और हरबा इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया। मैंने दोनों हाथ दीवार पर टिकाकर अपने आप को पीछे धकेला और इसके साथ ही हवा में उछलकर फ्लाइंग किक लगाई। किक इसके थोबड़े पर पड़ी। वो चीखता हुआ लड़खड़ाकर पीछे हटा। सरिया तो इसके हाथ से छूटकर गिर गया था, लेकिन वो नहीं गिरा। मैंने फौरन ही इसके सीने पर दूसरी फ्लाइंग किक लगाई। इस मर्तबा वो चीखता हुआ ढेर हो गया। मैंने एक लम्हा जाया किए बगैर इस पर छलांग लगा दी और इसे फर्श पर रगीदने लगा। इधर हमारा ये हंगामा जारी था और इधर दूसरे कमरे से तेज सिंह के चीखने की आवाज सुनाई दे रही थी। मार दो इस साले हरामी को, वो चीख चीख कर कह रहा था। इसकी वजह से मेरा मुन्ना मारा गया, टुकड़े कर दो इसके। मुझे गर्दन घुमाकर देखने का मौका मिल गया। वो खिड़की में खड़ा था। इसका चेहरा बहुत भयानक हो रहा था। खिड़की के रास्ते कमरे में आने वाली रोशनी से कमरे में अब मध्यम सा उजाला हो रहा था। पीछे दरवाजे से आहट पाकर मैंने पीछे मुड़कर देखा। इसके साथ ही मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। वो लाला रंजीत था जो खंजर ताने हमला करने के लिए मेरी तरफ लपक रहा था। मैं इस वक्त अपने हरीफ के सीने पर सवार था। लाला रंजीत ने जैसे ही हमला किया, मैं बड़ी फुर्ती से बाएं तरफ लौट लगा गया और अगले ही लम्हे कमरा एक भयानक चीख से गूंज उठा। लाला रंजीत का खंजर दूसरे शख्स के सीने में पेवस्त हो गया था। अगर मैं एक तरफ लौट न लगा देता तो ये खंजर मेरी पुश्त में पेवस्त होता। लाला रंजीत का चेहरा धुआं हो गया। इसने बड़ी तेजी से खंजर इस शख्स के सीने से खींच लिया और हाथ सर से बुलंद कर दिया। इस मर्तबा वो मुझ पर हमला करना चाहता था, लेकिन मैंने बड़ी फुर्ती से इसके सीने पर ठोकर रसीद कर दी। लाला रंजीत पीछे उलट गया। लाला रंजीत खिड़की की तरफ से तेज सिंह की चीखती हुई आवाज सुनाई दी, मार मार दे इस हरामी को, टुकड़े कर दे इसके। मैंने अपनी जगह से उठना चाहा, मगर मेरा हाथ एक छोटे से पत्थर पर पड़ने से फिसल गया और मैं अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो सका। इसी दौरान में लाला रंजीत संभल कर मेरी तरफ लपका। इस मर्तबा मुझे मौत अपनी आंखों के सामने नजर आने लगी। इस वक्त मैं इस पोजीशन में नहीं था कि अपना दिफा कर सकता या अपने आप को बचाने के लिए अपनी जगह से हरकत कर सकता। लाला रंजीत का खंजर वाला हाथ सर से बुलंद था। सिर्फ एक झटके की जरूरत थी और खंजर मेरे सीने में पेवस्त हो जाता और फिर इसके हाथ को झटका तो लगा, लेकिन इस तरह नहीं जैसा मैंने सोचा था। फायर की आवाज से कमरा गूंज उठा था। दरवाजे की तरफ से चलाई जाने वाली गोली लाला रंजीत के खंजर वाले बाजू की कोहनी पर लगी थी। खंजर इसके हाथ से छूटकर मेरे करीब गिरा और वो चीखता हुआ पीछे पलट गया। मैंने दरवाजे की तरफ देखा। वो ठाकर बानोद सिंह था और फिर इसी लम्हे खिड़की में खड़े हुए तेज सिंह ने भी फायर कर दिया। ठाकर नीचे गिरा। इसके साथ ही इसने खिड़की की तरफ फायर कर दिया था। मैंने गर्दन घुमाकर खिड़की की तरफ देखा। तेज सिंह गायब हो चुका था और हवेली में किसी तरफ दौड़ते हुए कदमों की आवाजें सुनाई दे रही थी। मैं जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। लाला रंजीत अपने जख्मी बाजू को दूसरे हाथ से पकड़े दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। मैंने लपक कर इसे पकड़ लिया और लातों और गूंसों से इसकी तवाज़ो करने लगा। इसी वक्त हवेली के बाहर किसी जगह फायरिंग शुरू हो गई। ठाकर तुम इसे संभालो, मैं बाहर देखता हूँ। मैंने लाला रंजीत को एक आखिरी ठोकर लगाई और बाहर की तरफ दौड़ा। फायरिंग की आवाज हवेली के सामने की तरफ से आ रही थी और फिर किसी गाड़ी का इंजन स्टार्ट होने की आवाज सुनाई दी और इसके फौरन ही बाद एक जोरदार धमाका हुआ। गालबन गाड़ी का टायर फटा था। मैं हवेली के खंडरनुमा दरवाजे से बाहर निकला तो एक जीप बड़ी तेजी से मुखालिफ सिमत में दौड़ती हुई नजर आई और एक हेवला दूसरी कार के करीब से झाड़ियों की तरफ दौड़ता हुआ नजर आया। मैं इस तरफ दौड़ता चला गया। इस तरफ कदे आदम झाड़ियां थी और ऐसी आवाजें सुनाई दे रही थी जैसे दो आदमी इन झाड़ियों में एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो रहे हों। खुश्क झाड़ियों के चटकने की आवाजें सुनाई दे रही थी। मैं दौड़ता हुआ झाड़ियों में घुसता चला गया। वो जानकी थी जो किसी आदमी से गुत्थम गुत्था हो रही थी। मैंने इस शख्स की खोपड़ी पर जोरदार ठोकर रसीद कर दी और फिर जल्द ही मैंने इस पर काबू पा लिया। वो डॉक्टर था जिसे मैंने पहले कमरे में देखा था। जानकी एक तरफ खड़ी हाँप रही थी। मैंने डॉक्टर को बालों से पकड़ लिया और इसे धकेलता हुआ हवेली की तरफ ले आया। जानकी भी साथ साथ चल रही थी। वो तनफस पर काबू पाने की कोशिश करते हुए बता रही थी कि इसने दो आदमियों को दरख्तों के झुंड के नीचे खड़ी हुई गाड़ियों की तरफ भागते हुए देखा था। इसने एक आदमी पर फायर किया लेकिन निशाना खता गया। वो शख्स जवाबी फायर करता हुआ जीप तक पहुंचने में कामयाब हो गया और फिर जानकी इसे नहीं रोक सकी। वो जीप पर फरार हो गया। दूसरा आदमी दूसरी कार का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। जानकी की एक गोली ने कार का एक टायर उड़ा दिया। वो शख्स झाड़ियों की तरफ दौड़ा और जानकी ने भी इसी तरफ दौड़ लगा दी और नतायज की परवाह किए बगैर इस शख्स से गुत्थम गुत्था हो गई। वो डॉक्टर था और गनीमत
खुशकिस्मत था कि इसके पास किसी किस्म का असलहा नहीं था, लेकिन वो जानकी से कहीं ज्यादा ताकतवर था। अगर मैं बर वक्त वहाँ ना पहुँच जाता तो वो जानकी की गिरफ्त से निकल कर फरार इख्तियार कर चुका होता। हम हवेली के दरवाजे से अभी दूर ही थे कि नशीब में किसी जगह गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी और फिर खामोशी छा गई। मैं डॉक्टर को धकेलता हुआ अंदर दाखिल हो गया। ठाकर लाला रंजीत को इसी कमरे में ले आया था जहाँ फर्श पर बिछे हुए बिस्तर पर दरमेश की लाश पड़ी हुई थी। दूसरे बिस्तर की चादर फाड़कर लाला रंजीत और डॉक्टर को बांध कर एक तरफ डाल दिया गया। चंद मिनट बाद दीवान सिंह भी दौड़ता हुआ वहाँ पहुँच गया। वो भाग गया हुक्म, इसने फूले हुए सांस पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा। दीवान सिंह की बातों से पता चला कि फायरिंग की आवाज सुनकर वो दौड़ता हुआ हवेली की दूसरी तरफ आ गया था। इस वक्त इसने जीप को जाते हुए देखा। वो जीप को रोकने के लिए शॉर्टकट करता हुआ नशीब में दौड़ता चला गया। इसने फायरिंग करके जीप को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन जीप चट्टानों में बल खाते हुए रास्ते पर गायब हो गई। ठीक है, ठाकर बनोद सिंह ने कहा, तुम यहीं रुको, हम रूपमती को तलाश करते हैं। वो इसी हवेली के किसी कमरे में है और हाँ, एक लाश इस कमरे में भी है। इसने खिड़की की तरफ इशारा किया। दीवान सिंह इस खिड़की के करीब ही खड़ा था। इसने झांक कर दूसरी तरफ देखा। यहाँ तो कोई लाश नहीं है हुक्म, इसने मुड़कर कहा। क्या? ठाकर उछल पड़ा और फिर हम दोनों बेयाक वक्त ही खिड़की के करीब पहुँचे थे। लाश बाकी कमरे में नहीं थी। मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि लाला रंजीत के खंजर के वार से वो शख्स मरा नहीं था और मौका पाकर वहाँ से भाग गया था। जानकी को कमरे में छोड़ दिया गया और हम तीनों इस शख्स को तलाश करने लगे। मेरा ख्याल था कि वो जख्मी होने की वजह से ज्यादा दूर नहीं गया होगा, लेकिन आधे घंटे की तलाश के बाद भी हमें मायूसी ही का सामना करना पड़ा था। वो शायद चट्टानों में गायब हो गया था। हम वापस आ गए। जानकी डॉक्टर और लाला रंजीत पर रिवॉल्वर ताने खड़ी थी। लाला रंजीत के चेहरे पर बेपनाह करब के तासरात थे। गोली लगने से इसकी कोहनी की हड्डी टूट गई थी और खून ज्यादा बह जाने की वजह से इसका चेहरा बिल्कुल सफेद हो रहा था। दीवान सिंह को वहाँ छोड़कर हम रूपमती को तलाश करने लगे। ठाकर ने दूसरे कमरे से पेट्रोमैक्स उठा लिया था। अब अगरचे बज़ाहिर कोई खतरा नहीं था, लेकिन किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए मेरे और जानकी के हाथों में हथियार बिल्कुल तैयार थे। पहले बहुत बड़ी हवेली थी, लंबी चौड़ी राहदारियां और कई कुशादा कमरे थे। किसी जमाने में ये हवेली वाकई बहुत शानदार रही होगी, लेकिन अब तो निस्ब से ज्यादा खंडर बन चुकी थी। बहुत से कमरों की दीवारें और छतें अपनी जगह पर कायम थी, लेकिन वो रिहाइश के काबिल नहीं थे। सिर्फ चंद ही कमरे ऐसे थे जिनमें रिहाइश इख्तियार की जा सकती थी। ठाकर बनोद सिंह बता रहा था कि पहाड़ियों में ये कदीम इमारतें दरअसल डाकुओं और जुराइम पेशा लोगों का मस्कन बनी हुई थी। वो शहर या गिरदो नवाह की आबादियों में वारदातें करने के बाद यहाँ किसी इमारत में पनाह ले लेते थे। रात के वक्त तो पुलिस इनके ताक़ब में इधर आने की हिम्मत नहीं करती थी और दिन के वक्त डाकू पुलिस की आमद से आगाह हो जाते थे। हर इमारत ऐसी जगह बनी हुई थी जहाँ से दूर दूर तक पहाड़ी रास्तों पर निगाह रखी जा सकती थी। हमें हवेली में ज्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ी। इन्हीं कमरों के पिछली तरफ राहदारी के एक कमरे में दाखिल होते ही मैं ठिठक गया। ठाकर मुझसे पहले अंदर दाखिल हुआ था। इसने हाथ में लटकाया हुआ पेट्रोमैक्स जरा आगे किया तो इसकी रोशनी में मुझे कमरे के एक कोने में एक गठरी सी नजर आ गई और मैं दौड़कर इसके करीब पहुंच गया। वो रूपमती थी। इसके जिस्म पर गुलाबी रंग की नाइटी तार तार हो चुकी थी, जिसका मतलब था कि हवेली में या यहाँ आकर इसने काफी मज़ाहमत की होगी, जिसके नतीजे में इसका शबे ख्वाबी का ये बारीक सा लिबास फट गया था। वो गठरी की तरह मुड़ी तुड़ी सी पड़ी थी। इसके पैर और हाथ भी पुश्त पर बंधे हुए थे और मुंह में भी कपड़ा ठोंस कर पट्टी बांध दी गई थी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।